प्रिय भैया बहनों, सुप्रभात, नमस्ते। पिछले कालांश के अंतर्गत हमने कक्षा नवम में अध्याय 1 लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में अध्ययन किया था। तो इसके 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसके तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ये लोकतंत्र क्या और क्यों का तीसरा भाग है। चीन की संसद को क्वांगो रेमनिन दाइवियाओ दा हुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। देखो, जैसे भारत के अंदर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, वैसे ही चीन में भी हर 5 साल के बाद में नियमित रूप से चुनाव होते हैं। और जो ये संसद होती है, ये देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, उसको नियुक्त करती है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसको सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। चीन में अधिकांश सरकारें कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जैसे देखो, 1930 में मेक्सिको आज़ाद हुआ, तो उसके आज़ादी के बाद से हर 6 वर्ष के बाद में वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। वहाँ कभी सैनिक शासन स्थापित नहीं हुआ, ना कोई वहाँ के शासन में तानाशाही आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। लेकिन वहाँ पे अधिकांश समय 2000 तक केवल PRI पार्टी को ही वहाँ पे सफलता मिली। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। वहाँ मतलब जो PRI राजनीतिक दल था, वो चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार रहता था। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर बदल दिया जाता था, उनको शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। क्योंकि अंतिम समय में जब निर्वाचन स्थल में परिवर्तन होता था तो लोग भ्रमित हो जाते थे और वो अपने वोटिंग करने से वंचित रह जाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या
उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है, ये उनकी मजबूरी होती है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ये केवल भ्रांति है कि उनके पास विकल्प भी होता है। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ की जनता लोगों को चाहकर भी सत्ता से मुक्त नहीं कर पाती। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वो चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति एक वोट। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी तरह से दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। 2015 तक सऊदी अरब में तो औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे 2015 तक तो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, मत देने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा उदाहरण देखिए, एस्टोनिया में। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। नंबर 3, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा था। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसके बारे में हम कक्षा 3 में अध्याय 3 में और इसके विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।